सभी को सादर नमस्कार। आज की ई बैठक भाग 5 में सभी एस्टीम्ड गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। न्याय चौपाल ई सीरीज का उद्देश्य है वर्तमान मतभेदों का समाधान ढूंढना। आज की हमारी ई बैठक में परिचर्चा का विषय रहेगा इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन एक्सेस टू जस्टिस, दैट इज द लिटिगेंट रिलेटेड इश्यूज। अब मैं निवेदन करूंगी श्री संजय शर्मा जी से कि वे मंत्रों द्वारा आज की बैठक की शुरुआत करें। इस पंचमी बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्थात सर्वसुख प्रदान करने वाले एवं समस्त आपदाओं से दूर रखने वाले जगत प्रिय सबसे सुंदर उन भगवान श्री राम का मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गोविंद गोयल जी को। श्री गोविंद गोयल जी न्याय चौपाल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं एवं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। गोविंद गोयल जी, आपसे निवेदन है कि सभी गेस्ट का स्वागत करें और उनका परिचय दें। धन्यवाद सर। थैंक यू नेहा जी, धन्यवाद। आज की इस न्याय चौपाल की ई बैठक की सीरीज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। न्याय चौपाल की ई बैठक लॉकडाउन में भिन्न भिन्न वर्गों के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकार के डिफिकल्टी, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्गों को केंद्र बिंदु बनाकर ऐसे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उनको डिस्कस करने के लिए और उनका क्या कोर्ट से बाहर समाधान हो सकता है उस पर विचार करने के लिए ये न्याय चौपाल की ई बैठक की श्रृंखला शुरू हुई और उसका आज अंतिम पार्ट है भाग 5, जिसमें कि लिटिगेंट रिलेटेड इश्यूज, जो न्याय क्लेम करने वाले, न्याय मांगने वाले ऐसे व्यक्ति, उनके लिए क्या क्या समस्याएं इन दिनों में आई हैं उस पर विचार करने के लिए आज की बैठक केंद्रित है। हम सबको ध्यान में है कि न्याय की प्राप्ति और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त माध्यम से न्याय व्यवस्था का उपयोग करना और उन न्याय व्यवस्थाओं का ये दायित्व बनता है कि वो जस्टिस डिलीवरी ठीक ढंग से प्रदान करें। ये लोकतंत्र और व्यवस्थित समाज की एक मूलभूत आवश्यकता है। एक्सेस टू जस्टिस इज फंडामेंटल टू रूल ऑफ लॉ। इन दिनों में जो पिछले 3 महीनों में कोर्ट सिस्टम लगभग बंद रहा है और न्याय व्यवस्था हमारे लिटिगेंट्स को कुछ भी न्याय प्रदान करने में उतनी सक्षम नहीं रही है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग रही है। उन ऑनलाइन हियरिंग में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अर्जेंट मैटर्स, कोविड रिलेटेड इश्यूज, ऐसे इश्यूज ही लगभग अपनी कोर्ट्स में उनकी सुनवाई रही है। आम ऑर्डिनरी लिटिगेंट ऑर्डिनरी केसेस की सुनवाई के लिए कोर्ट में आने में उसको कठिनाई आई हैं। इन सब चीज़ों की, इन सब बातों की चर्चा के लिए आज की ई बैठक है। और हालांकि इन दिनों में आम केसेस की सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन जब ये लॉकडाउन कोर्ट्स का सिस्टम, कोर्ट्स ठीक प्रकार से खुल जाएंगी, हम सब ये मान सकते हैं कि कोर्ट सिस्टम खुलने पर इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए और भी ज़्यादा केसेस की सुनवाई, और भी ज़्यादा लोगों को एक्सेस टू जस्टिस हो सकती है और उनको एक्सेस टू जस्टिस मिलेगी। इन एक्सेस टू जस्टिस रिलेटेड इश्यूज, लिटिगेंट रिलेटेड इश्यूज पर जो डिफिकल्टी, जो समस्याएं लिटिगेंट्स को सामने आई हैं,
उन सब की परिचर्चा के लिए, उन सब की चर्चा के लिए आज की बैठक केंद्रित है। मैं एक बार फिर आप सबका इस न्याय चौपाल की इस बैठक में आने पर और जुड़ने पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री RS सूरी जी को, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। सर जी, सबको विनम्र नमस्कार। पहले तो मैं मुबारक देना चाहूँगा गोविंद गोयल साहब को कि इतना अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं विवाद, संवाद और समाधान, और न्याय चौपाल के थ्रू कर रहे हैं। तो भावना ये लगती है कि हम अपने पुराने सिस्टम पे जा रहे हैं, जबकि पंचायत, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का पंच परमेश्वर की कहानी थी कि जब बंदा जज की सीट पर बैठता है तो फिर उसका ना कोई नजदीक आदमी होता है ना कोई दूर आदमी होता है। लिटिगेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सारा हमारा न्याय सिस्टम जो है वो लिटिगेंट्स के लिए है, और लिटिगेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है। ना उनकी बैठने की जगह है, ना उनको कोई समझाने की जगह है। वो सिर्फ गाइडेड होते हैं तो अपने लॉयर के थ्रू होते हैं, बट इतने पैसे नहीं होते कि जैसे मद्रास में कोई लिटिगेशन शुरू हुई और दिल्ली में आई तो कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो कोविड के टाइम में दो चीज हुई, पॉजिटिव भी हुई और नेगेटिव भी हुई। पहले पॉजिटिव ये चीज हुई कि इस हालात में जबकि आदमी को चलने से भी अपने जीवन का खतरा है, उसको नहीं करना पड़ा। जजिस को अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलना पड़ा, अपने कोर्ट रूम में बैठ के या अपने घरों से बैठ के उन्होंने न्याय के प्रयास किया, सिंसियर प्रयास किया। बट एक चीज बड़ी सामने आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक सबसे वकील के पास फैसिलिटी नहीं है कि मैं आईपैड कैसे रखूं और मैं लैपटॉप को कैसे चलाऊं या कंप्यूटर कैसे चलाऊं, उसके लिए ये सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल गैर है। सो ना तो सारे जज इक्विप्ड थे इसके लिए, ना लॉयर्स इक्विप्ड है, और लिटिगेंट तो है ही नहीं। यहाँ पे भी जो डिस्कशंस हुई उसमें मोस्टली क्लाइंट होता ही नहीं था वकील के साथ जिस वक्त बहस होती थी। सुप्रीम कोर्ट में 15 कोर्ट्स में से सिर्फ मैक्सिमम 4 कोर्ट्स चली, वो भी थोड़े थोड़े केसेस के लिए। सुप्रीम कोर्ट में समर्था है, बैकअप है, तो ठीक चला सिस्टम। दिल्ली हाई कोर्ट भी ठीक चला, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कुछ नेशनल फोरम्स में, वहां पे बिल्कुल ठीक नहीं था। आप बोल रहे थे, जजेस सुन नहीं रहे थे, जजेस बोल रहे थे, आप समझा नहीं पा रहे थे। तो एक तरह का ग्रॉस इनजस्टिस उसमें दिखने को मिला। बट एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये दोनों सिस्टम थोड़ी देर इकट्ठे चलने चाहिए जब तक कि दोनों ठीक तरह डेवलप नहीं हो जाते। पुराना सिस्टम भी चले और नया सिस्टम भी चले जब तक हर आदमी जो है इसके लिए इक्विप ना हो जाए। काफी डिस्कशन भी चल रही पहले था, और फिर आजकल चला कि जी सुप्रीम कोर्ट की 3-4 ब्रांचेस होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि लोगों को इतना क्यों ट्रैवल करना पड़ा। पर अगर यह सिस्टम आ जाता है तो हमारी एक ही सुप्रीम कोर्ट सक्षम है सारे देश को जस्टिस देने में, और किसी को भी ट्रैवलिंग वगैरह में मुश्किल नहीं होगी। मिक्स दोनों को, सिर्फ कोविड रिलेटेड इशू ही नहीं, लिटिगेंट्स की इश्यूज को भी करना पड़ेगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए लिटिगेशंस की सुविधा के लिए, लेडीज की सुविधा के लिए, क्रैशेस बनने चाहिए ताकि उनको काम में दिक्कत ना हो और बच्चों का ध्यान रखा जाए, और सबकी ट्रेनिंग एक ही समान होनी चाहिए ई कोर्ट्स को रन करने में। अभी मेरा ख्याल बहुत टाइम लगेगा इसमें, एकदम चीज आने में दिक्कत होगी। दी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो सिस्टम है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होने को है, क्योंकि कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के यहाँ पे फाइल कर सकता है।
तो उस सूरत में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कर सकता है, तो कुछ लॉ फर्म्स जो जिन्होंने सॉलिसिटरशिप पास की हुई है और उनकी ट्रेनिंग हुई है और एग्जाम पास किया हुआ है, ये बॉम्बे में बैठे, कलकत्ता में बैठे, मद्रास में बैठे, वहाँ पर क्यों एक्सेप्शनल इनको फेवर मिले एज कंपेयर टू द अदर लॉयर्स जो कि सॉलिसिटर नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ तो दोनों में सॉलिसिटर सिस्टम और एडवोकेट सिस्टम में कोई फर्क नहीं। हम सबसे कमजोरी हमारे न्यायिक व्यवस्था में है डिलेड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जिस दिन जज अपॉइंट होता है, आपको मालूम है वो किस दिन रिटायर होने वाला, तो फिर उसमें एक भी दिन क्यों डिले हो? 600 कुछ जजेस में से जो 671 के करीब जो जजेस हाईकोर्ट के होते हैं, उसमें से 200, 250, 300 जजेस की वैकेंसी रहती। ऐसा क्यों हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो 16,000, 16,500 जज होते हैं, उसमें 20%, 30% जजेस नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट, जस्टिस सिस्टम की मैनेजमेंट में कमी है। क्यों है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो ब्लेम करती है कि जुडिशरी ने नहीं सपोर्ट किया, और जुडिशरी कहती है कि नहीं एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल। बट किसी का भी है, मैं तो दोनों को ही मानूंगा कि रिस्पॉन्सिबल है, और इसको करने में कोई दिक्कत ही नहीं है जब आपको मालूम है कि इस टाइम पे ये रिटायर होगा अपने जन्म वाले दिन, इसलिए अपॉइंटमेंट होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एज इट इज हमारा एक जज है 73,000 पॉपुलेशन के लिए, ऑलरेडी टाइट है। अगर सारी अपॉइंटमेंट हो जाए तो भी आसान नहीं। 3.5 करोड़ के करीब हमारी पेंडेंसी है केसेस की। पेंडेंसी होने के बाद लिए इतना प्रेशर पड़ता है जजेस पे कि हर रोज 90 केस लगते हैं, उसमें से 50 एडजर्न हो जाते। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जाए? इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन 95% एक्यूरेसी का आपके पास सॉफ्टवेयर है जो कि 95% एक्यूरेसी से आपको ओपिनियन दे देता है। जज साहब उसका अगर यूज करें और उसके बाद अपना माइंड अप्लाई करें, तो जो इफेक्टिव जस्टिस है वो दिया जा सकता है। 95% एक्यूरेसी के लिए आज मशीनों का साथ लिया जा सकता है। बेसिक फैसिलिटीज जैसे लॉयर्स के चैम्बर्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पे चैम्बर्स है ही नहीं, और है तो इनएडिक्वेट। और तो और सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर्स जो है उनकी अलॉटमेंट ही नहीं हो रही, पिछले 4 साल से बने भी हुए। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं आवश्यकता है इसकी। फिर नीड एनालिसिस होना चाहिए कि हमको कितने जज चाहिए, कितने स्टूडेंट्स चाहिए लॉ कॉलेजेस में, लॉ फर्म्स की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए। तो एक मैक्रो प्लानिंग करने की बड़ी आवश्यकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, तो उसको डेवलप करना है। केस मैनेजमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज एमडी साहब के टाइम पे केस मैनेजमेंट यूज किया गया तो 5 लाख से केसेस की पेंडेंसी जो है वो 40,000 पे आ गई। बीसीआई का वर्डिक्ट है कि वर्चुअल कोर्ट हमारा इतना अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो प्लस है माइनस है इसमें। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि हाँ हो सकता है इमरजेंसी में जब कुछ नहीं है तो वीडियो के थ्रू बहुत अच्छा जस्टिस हो सकता है। 40% लिटिगेशन गवर्नमेंट की है, उसको देखा जा सकता है कि कैसे इसको करें। और फिर लिटिगेशन की शक्ल बदल रही है इन द सेंस कि नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, नई नई ट्रेनिंग की नीड है। वर्नैकुलर लैंग्वेज से बड़ी डिले आती है और इंग्लिश में, तो इसका कोई सॉफ्टवेयर आ सकता है उसको ट्रांसलेशन इमीडिएट करने का, हिंदी से उसमें या तमिल में इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेन चीज़ एक मैं कहना चाहूँगा कि हम सब जगह देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो एडवर्सोरियल है, बट मेरे को सीपीसी में तो मिला नहीं कि एडवर्सोरियल क्यों है और इंटेरोगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर इंटेरोगेटिव हो तो जजेस प्रश्न पूछे और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वकील उसमें हेल्प करे, तो इससे काफ़ी टाइम बच सकता है। फीस एक और इशू है
80s में फीस फिक्स थी सुप्रीम कोर्ट की 1040 रुपये एडमिशन और 1680 रेगुलर हियरिंग का। बट उसके बाद इस वक्त तो बहुत हद हो गई और एक्सेस टू जस्टिस एज गोविंद जी कह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं। एंड इस सारे होने से एक्सेस वकीलों के होने से लेस पीपल मोर पीपल चेजिंग लेस वर्क से टाउटिज्म को भी बहुत एनकरेजमेंट मिली है। सो बहुत इश्यूज है, कुछ कोविड रिलेटेड है, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। I congratulate गोविंद जी फॉर स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव एंड कोई ना कोई तो समाधान होगा ही इसका और बट आफ्टर डिस्कशन होगा। एंड मैं नम करता हूँ जस्टिस कुरियन को। जस्टिस कुरियन अपने दिल से हमेशा फैसला करते हैं, दिल और माइंड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जज रहे हैं हमारे, बहुत कंपैशनेट जज रहे हैं। एंड इन लोगों के यहाँ आने से इसकी इस इनिशिएटिव को क्रेडिबिलिटी मिलती। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया एंड टेलिंग अस इफेक्टिव वेज टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री गोविंद गोयल जी को कि वो हमारे अगले स्पीकर को का स्वागत करें। I am thankful to Suri Saab for throwing light on the issue, and I am sure that the courts will evolve some strategy to cover up the loss of man hours due to COVID and provide greater access to justice by using online technology and other means. I now request Neha ji to call upon the next speaker to express his views, please. Neha. थैंक यू सो मच सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आलोक अग्रवाल जी को। Presently, he is a research advisor and he is former member secretary of National Legal Services Authority, Delhi. Welcome, sir. Delhi. Hello, a very good afternoon to everybody. The pandemic and the consequent lockdown has posed serious challenges to the litigants as well as the judicial and administrative system as a whole. But it's also because of the lockdown that we are rediscovering the virtual modes of communication like the one we are using right now. I compliment Nyaya Chopal, Shri Govind Goyal and all the participants who have come here for using this very effective mode of communication during this time. I must say at the outset that the challenges are huge, but the system is to my mind, responding to the best of its capability. We have seen the courts, the government agencies, the medical people, the state legal services authorities, news channels, NGOs, and everybody putting up the relevant information on their websites, using mobile applications, answering queries through helplines for the public to have the latest information, and using video conferencing tools for direct communication. However, so far as the courts are concerned, the huge number of cases that are usually listed during the routine days, they cannot be catered to only through technology. Although we are in the unlock phase, but the virus is also spreading faster. It may not be safe to have physical hearings, the public hearings, any time for a long time. But the courts were earlier taking, as Mr. Suri mentioned and Mr. Goyal mentioned, that they were taking only remand, bail matters and very urgent stay matters. But now, as the time passes, they are taking up other matters also which are perceived to be urgent. This is the matter of prioritizing the activities which everybody is doing now. So far as the litigants are concerned, they are facing, and they may continue to face for a long time, a very large number of issues, which some of them I'll list here. First thing is that, I mean, the use of technology is all right, everybody gets the communication, but many of the litigants will have, the courts have started e-filing also, but the litigants themselves may not have net connectivity, or there may be bandwidth
issues with many of them, so it may be difficult for them. Now, apart from this, the most obvious repercussion of this is that when the lockdown is lifted, there will be a great rush of matters in the courts, thereby causing huge delays. Mr. Suri has already highlighted the huge pendencies that already exist, and this is going to be compounded further many more times. The plaintiffs who are seeking relief, the defendants against whom stay orders are operating, the accused persons who have not been able to secure bail will be those worst affected. And presently the situation is that many of the litigants may not be able to even know as to when their case will be taken up now. Next is the lockdown is forcing members of the family to stay together for a longer time than they would usually do otherwise. As is said, that too much of proximity breeds contempt. And this is being manifested in the spurt of cases of domestic violence and elders abuse. Many of these cases would be referred to counseling, and maybe they used to get settled also, but counseling through technological means is very difficult. Because everybody is staying in the home, the abused and the abuser also, the abused persons may not find privacy to use technology for counseling. Another set of issues, I would say, arises from the new rights and obligations that have been created or are perceived to be created by the lockdown. Many people, especially the migrant workers and others who are working in the unorganized sector, they have already suffered from maybe lack of food, lack of healthcare, the loss of employment opportunities, loss of accommodation due to inability to pay rent. All these conflicts that are rising now are likely to result further add to litigation. Then there are some of these issues may not actually have a legal remedy at all. Like we all know that when the lockdown was first announced, many people had perceived that during the lockdown, they were entitled to full wages without having to come to work, and they are not liable to pay rent. However, because of the prolongation, the extensions of the lockdown, the landlords and the employers also find it difficult to sustain themselves. The courts have already held that the payment of rent cannot be deferred because of this. Similar is the case with the EMIs. It was perceived that EMIs can be deferred, but now the EMIs are attracting penal interest, which will again, all these things will give rise to conflicts, and many of them may not, the affected people may not be able to get relief in litigation. So probably the solution there would be mediation and other ADR methods. One more thing I want to add, and that is that access to justice is not limited to access to courts. Just like the courts, the administrative authorities are also prioritizing their activities, and many of the issues of the general public, the routine matters, may be getting adjourned and maybe getting hugely delayed. Just the other day, it was in the newspapers that an 80-year-old lady could not get her will registered despite having an appointment, despite having gone all the way from her house in her age and in these conditions, traveling up to the registrar's office, as she was told that because of her vulnerability, she may catch the virus. So these are the things that the litigants are facing. They may continue to face for some time because the lockdown is likely to continue for some more time.
Probably at the moment, the general public, including the litigants, may have to take it all in their stride. But later on, when the lockdown is lifted, all the agencies, the government agencies, the courts, the judicial system, the administration, all of them will have to find ways to deal with this workload. Combining technology with the usual public hearings and the routine methods can probably go a long way in redeeming the situation. That's my view. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your views and the various problems that are faced by the weak, old, and especially the helpless litigants during these COVID times. Thank you so much, sir. अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री प्रोफेसर मनोज सिन्हा जी को, जो कि डायरेक्टर हैं एंड डायरेक्टर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली। सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। माननीय जस्टिस कुरियन जोसेफ जी, श्री कृष्णन सिंघल जी, श्री रुपेंद्र सिंह जी, आदरणीय गोविंद गोयल जी एंड आलोक अग्रवाल सर। ये जो चर्चा का विषय है आज के दिन में विवादी के केंद्र में है, विवादी से लिटिगेंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है और विवादी के पास क्या समस्या हो रही है और क्या समस्या आने वाली है, उसके समाधान के लिए हम ये चर्चा पर जुटे हैं। जैसा मेरा अंदाज है और जैसा मेरा चर्चा होने से पता चला, अगर हम इसको दो भागों में बांटते हैं, अगर ये समस्या जो भी वर्तमान में है ये सिर्फ टेम्पोररी है तो ठीक है, और अगर ये टेम्पोररी है लेकिन हम इससे कुछ सीख लें और आने वाले दिनों में कैसी हो हमारी न्याय व्यवस्था, कैसे विवादी की तकलीफों को कम किया जा सके। और विवादी का जहां विवादी की मैं बात करता हूं तो इसका मतलब मेरे मन में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, जो दिव्यांग, और इन सब को मैं मद्देनजर रख के कहता हूँ लिटिगेंट की जो मेजर चैलेंज है विवादी इस वर्ग में जो है उनके लिए एक विराट समस्या पहले भी थी और आज भी है। अगर हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस टू जस्टिस और हिंदी में उसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो विवादी का न्याय तक पहुंच, विवादी की न्याय तक पहुंच ये कानून के नियम है, कानून के बहुत ही आदरणीय नियम है विवादी के न्याय तक पहुंच। लेकिन हकीकत जो है कानून की व्यवस्था जो है और खास करके जो पिछड़े वर्ग के लिए वो पहले भी न्याय से काफी दूर है और आज भी, और आज की व्यवस्था और जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जिस समय से हम सब गुजर रहे हैं उसमें खास करके उनकी पहुंच बहुत ज्यादा दूर हो गई है। तो इन बातों को मद्देनजर रहते हुए और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम अपनी न्याय प्रणाली की ओर देखते हैं तो हमारे सबसे ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, उसके बाद अधीन न्यायालय है और जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय सारे। तो ज्यादातर जो विवादी की जो समस्या है वो कन्फाइंड है और वो केंद्रित है खास करके अधीन न्यायालय के लिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के आसपास में वो घूमता रहता है, जहां पर लिटिगेंट की विवादी की समस्याएं बहुत ज्यादा है। अगर पेंडिंग की बात करते हैं तो वहां पर ही सबसे ज्यादा है, सबऑर्डिनेट के कोर्ट में केसेस काफी ज्यादा पेंडिंग पड़ी हुई है। अब हम एक नए मोड में चले गए, एक नए दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। 23 मार्च के पहले हमने ऐसा सोचा भी नहीं था जो कि इस तरह की समस्या इतनी तेजी से बढ़ेगी और उसका समाधान हमको तुरंत ही खोजना होगा, निदान करना होगा हर एक व्यवस्थाएं में, चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो, चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे शिक्षा प्रणाली हो, चाहे हेल्थ प्रणाली, हर एक तरफ हमने इसका एक नए तरीके से निदान करने की कोशिश की है। और उस निदान में सबसे बड़ा सहयोग हम लोग के सामने जो उभर के आया है वो खास करके हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू से तो हम एक ऑफलाइन से, पहले जो हमारा पर्सन इंटरेक्शन होता था उससे मूव करके हम वर्चुअल इंटरेक्शन कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट छात्र से, स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऑफिसर
और भी जो लोग हैं उनसे ट्रैक करते, रेलवे में टिकट रिजर्वेशन, तो सारी चीजें अब वर्चुअल हो गई है, ऑनलाइन होने लगा है और उसके लिए देखना है। तो सबसे बड़ा जो समस्या का समाधान है, हमें उस पे जाना पड़ेगा कि ऑनलाइन से क्या वर्चुअल स्पेस पर हम जो काम कर रहे हैं, क्या हमारी उसके लिए तैयारी पूरी है, और तैयारी अगर पूरी नहीं है तो हमें क्या करना है। तो तैयारी की जहां हम बात करते हैं, जैसे सूरी साहब ने भी इस बात को उठाया था, और कुछ दिन पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस बात को लिखा था, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉयर के प्रति से, अधिवक्ता के के परिपक्ष में एक ज्ञापन आदरणीय मुख्य न्यायाधीश को दिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जी को दिया था। उन्होंने उसमें लिखा था कि 95% अधिवक्ता जो भारत के हैं वो इस सिस्टम से वाकिफ अगर है भी लिमिटेड वे में, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि विवादी को और सबको लेकर न्याय की व्यवस्था के सामने जा सके, जिससे उनकी लाइवलीहुड का इफेक्ट हो रहा है। तो बहुत बड़ी एक समस्या थी। तो वो आप समझ जाइए कि जिस देश में 95% अगर बार काउंसिल के फैक्ट को हम मान ले कुछ देर के लिए भी, अगर वो सच भी है और पूरे प्रमाणिक है, तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और आप समझ सकते हैं कि विवादी की स्थिति क्या होने वाली है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगता है कि जो हमें तैयारी करने की जरूरत है। ऐसे आज हमारे पास ई कोर्ट्स की बात होती है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने काफी काम किया है, ई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सारी लिंकिंग हो गई है, ई फाइलिंग हो सकता है, ई पे हो सकती है, सारी चीजों की व्यवस्था कर दी गई है, और जो काफी सराहनीय है। लेकिन इसका फंक्शन को हमको टेस्ट करना है, क्या ये सच में फंक्शनल है, अगर आप जाए तो जो और सबके लिए व्यवस्था है उपस्थित है कि नहीं। तो 3 इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि इस बिंदु पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। आज हमारे बीच में श्री कृष्णन सिंघल जी भी हैं, गोविंद गोयल जी भी हैं, आदरणीय जस्टिस कुरियन जोसेफ जी हैं, सूरी साहब भी। 3 चीज है जो हमें पहले की भारत भर जो सबसे बड़ा इंटरनेट को अगर माना जाए, उसमें एक डिजिटल डिवाइड है, एक क्लास बना हुआ है, एक खास वर्ग को ये डिजिटल की सारी सुविधाएं हैं, गिने चुने हैं, उनकी प्रतिशत बहुत कम है, नगण्य है, जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं जो इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और एक डिजिटल डिवाइड कहता है, तो उसमें यह है कि सरकार का दायित्व है, राष्ट्र की दायित्व है, सरकार के दायित्व है, क्योंकि आज के दिन में इंटरनेट को एक मानव अधिकार माना जाता है कि इंटरनेट एक ह्यूमन राइट्स है, और ये इनेबलर है ऑल ह्यूमन राइट्स के लिए, इस सारे ह्यूमन राइट्स को पूर्ण करता है। तो इंटरनेट का योगदान काफी बड़ा है, और कई राष्ट्र, और आपको जानकर ये काफी आश्चर्य होगा कि रवांडा जैसे अफ्रीका का छोटा देश रवांडा, उसने इंटरनेट को ऑफिशियली में ह्यूमन राइट्स की घोषणा की है, और ये राष्ट्र की दायित्व है कि हर एक व्यक्ति को इंटरनेट की सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं दी जाए। तो वो अगर वो सुविधाएं आएंगी तो डिजिटल डिवाइड खत्म हो जाएगा, और डिजिटल डिवाइड जब खत्म होगी तो पहली बिंदु जो मैं कहना चाह रहा हूँ, डिजिटल डिवाइड को हमें खत्म करके डिजिटल इंक्लूसिव बनानी है। डिजिटल इंक्लूसिव अगर बन जाएगी तो उसमें सामान्य वर्ग जो है विवादी के, वो सभी जुट जाएंगे, और सब धीरे धीरे लर्न करने लगेंगे, और आने वाले दिनों में ये आज तुरंत चीजें नहीं सुधार होगी, लेकिन 5 से 10 साल के अंदर में चीजें में काफी परिवर्तन होगी, और हम एक सही दिशा में मूव करेंगे डिजिटल इंक्लूसिव से। जब तो राष्ट्र का दायित्व ज्यादा बढ़ता है इस प्रति क्षेत्र में। दूसरी बात जो है कनेक्टिविटी, जो सूरी साहब ने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की ओर नहीं ध्यान है। आज आदरणीय जज अपने घर से भी केस को सुन सकते हैं, कोर्ट रूम से भी हो सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जो है, वर्चुअल कनेक्टिविटी, वो अच्छी होनी चाहिए। मींस अच्छा, लाइक सबसे जो ज्यादा जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे मुख्य बात है, ये है कि हमारे लिए इंटरनेट के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, मैं आपके साथ बैठा हूं, अगर पावर कट जाए तो हो सकता है कि मैं 5 मिनट के लिए आपके लिए बाहर हो जाऊंगा। तो कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ विद्युत की होनी चाहिए, वो होना चाहिए कनेक्टिविटी पे। दूसरा जो है हाई स्पीड इंटरनेट होनी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार छात्रों से पूछता हूँ तो कुछ रिमोट प्लेसेस में वो बताते हैं कि वो जाकर अगर रीडिंग मटेरियल को डाउनलोड करते तो उनका पैसा इतना ज्यादा लेता है, 100 रुपये मांगते हैं डाउनलोड करने के लिए कुछ मटेरियल के लिए, जो साइबर कैफे वाले। तो आप समझ सकते हैं जो गरीब लिटिगेंट है, जो विवादी है, वो कहाँ से जाएगा अपने सारे पेपर्स के लिए, और अधिवक्ता और सारी चीजें, बड़ी समस्या, बड़ी महंगी पड़ जाएगी सारी प्रक्रिया। और अधिवक्ता भी जो ग्राउंड, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में काम करते हैं, वो उससे एक्सॉर्बिटेंटली चार्ज करने लगेंगे। देखो हम तुम्हारे लिए ई फाइल करेंगे, हम तुम्हारे लिए ई पे करेंगे, तो इसके लिए 2000 अलग, इसके लिए 1000।
तो इतनी सारी जुट जाएंगे कि वो गरीब आदमी तो कभी सोच ही नहीं सकता, पहले तो जा ही नहीं पाता था, अब सोचता है कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो काफी दिक्कत होगी। तो कनेक्टिविटी के साथ ये सारी समस्या को देखना होगा, और इसी बीच में मुफ्त कानूनी सहायता का जो प्रावधान है उस पर भी हमें ध्यान की जरूरत है कि गरीबों को इस बिंदु पर जो सरकार को और मुफ्त कानूनी सहायता गरीबों तक पहुंचा जाए, जो न्याय प्रक्रिया से उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो सकता है। तो दो बिंदु पर मैंने कहा, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल इंक्लूसिव, एंड थर्ड जो हमें लगता है डिजिटल कोऑपरेशन। हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, और इस दिशा में अगर हम करते हैं 3 बिंदुओं पर तो हमारे लिए काफी ज्यादा संभव है कि कर लेगा। जो लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, 25 मार्च के बाद हमने जिस प्रक्रिया को अपनाया है ये सिर्फ टेम्पोररी नहीं होनी चाहिए, इससे हमें लर्न करने की जरूरत है, इससे हमें सीख लेने की जरूरत है, और हमें कोशिश करना है कि ये प्रक्रिया साथ साथ चले। ऑफलाइन और ऑनलाइन आने वाले दिनों में हमें साथ साथ रखना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो न्याय प्रणाली की समस्या है। तो हम इस समय में 21वीं सदी में जो प्रथम पक्ष खत्म हो रहा है, जो फर्स्ट डिकेड खत्म हो रहा है, जो एक क्वार्टर खत्म हो रहा है 21वीं सदी के, हमें इस एक क्वार्टर खत्म होने तक 2025 आने तक हम इस तरह बना ले कि जो हमारी न्याय प्रक्रिया है और जो सारी प्रक्रिया है डिजिटल काफी ज्यादा हो, और उस मोड को अपनाने की जरूरत है। इसको हम एडहॉक मैनर में ना सोचे, इस समस्या को हम एडहॉक मैनर में नहीं सोचेंगे। और हमें लगता है कि जिस तरीके से प्रयत्न गोविंद जी किए और नेहा जी और आप लोगों ने कर रहे हैं न्याय चौपाल की तरफ से, आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े वर्गों में एक तरह से क्रांति आएगी, और मुझे लगता है कि सरकार भी इस बिंदु पर ध्यान देगी तो काफी सुधार आएगा, और विवादी को सचमुच में न्याय तक उसकी पहुंच बढ़ेगी, एक्सेस टू जस्टिस न्याय तक पहुंचेगी, तो न्याय से वो दूर नहीं जाएगा, न्याय के नजदीक लाने की कोशिश होगी और उनको न्याय मिले, यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बातों को यहाँ से विराम देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आपने हमें बहुत अच्छे 3 पॉइंट दिए, पॉइंट्स टू पॉन्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टुडे। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री JB शर्मा जी को, जो कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं गुड़गांव के और मेंबर हैं न्याय चौपाल के। सर। सूरी वधवा साहब, अग्रवाल साहब, I am very thankful for giving me an opportunity to join this meeting. And to start with, we should know that there had been pandemics earlier also, and instances are not rare in the history of the mankind which confronted the human race. But as on today, COVID-19 is unprecedented and unique in nature in more than one respect. It has spread like a wildfire and affected the human race in every sphere of life, started from loss of life, economy of the world, which has shaken the root of the social structure, besides environment. Before I proceed further to say something about the judicial system, which stands shattered, and the judicial delivery functionaries have come to a standstill, I am reminded of something to add. Then one of our spokesmen who addressed this Chopal said something regarding the amendments, improvements in the working of the judicial system. I say always the country, the countrymen, the nation, parliament has never devoted time to ponder over the matter
for the improvement of the judicial system. Though today in Chopal, I am expected to say only regarding the adverse effect of pandemics in the working of the judicial system, since matter has been racked regarding the improvement of the judicial system. I keep all of you on alert to divert your attention regarding any discussion where the Parliament has devoted some particular day or time to say or to advise in what manner this system can be improved. Even the budget is almost silent, simply saying that this much of amount of this much be spent for the improvement of the judicial system. At no point of time the nation has diverted its attention to look into the seriousness of the problem, and the day has come when we are almost at the sinking point. I say merely allocation of funds for judicial system is not a complete answer. I am consuming your time, sir. Govind Saabji, all the managers, I am speaking only because the matter has arisen from the discussion itself. I say our thing, this improvement in judiciary, it should be diverted exclusively by the nation and the Parliament and all those who are concerned about the judicial system. Now I will go and proceed to say that the judicial system is settled and the basic principle of natural justice is that nobody can be condemned unheard, but this concept cannot be adhered to or obeyed in strict sense. And obviously, the prevalent pandemics has created this hurdle. I would like to add that necessity is the mother of invention, and resultantly, we are moving ahead toward the virtual hearing, video conferencing, and digital methods to deliver justice even in the physical absence of the parties concerned. To be more illustrative, in the cases where physical presence is not required, only the advocates can join to help the judges for resolution of the disputes between the parties, and both in criminal as well as civil cases, disposal of the small causes, cases of summary nature can be disposed of using the virtual techniques. Situation may arise in some cases during the virtual meetings where opportunities may come for the judges and the parties to come to a consensual compromise. Parties may agree, leading to finality of dispute. The statute book should also be updated. My thrust is the statute book should also be updated and laws should be made according to the current situation. I not consume much of your time, and I say that much is required to be done, not only this period keeping in view this pandemic, much is required to be done as a whole. We have to devote more time for the improvement of the judicial system. I am certainly benefited by the address of Mr. Justice Suri, Mr. Govind Agarwal. Thank you so much for giving an opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गोविंद गोयल जी को, वो हमारे अगले स्पीकर्स का परिचय देकर उनको आमंत्रित करिए सर। धन्यवाद नेहा जी। ये अपना आज परम सौभाग्य है कि अपने बीच में माननीय श्री किशन जी सिंगल
उपस्थित हैं। श्री किशन जी सिंगल केमिकल इंजीनियर हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं और लंबे समय से संघ के वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में श्री किशन सिंगल जी अपने उत्तर क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली आता है, अपने इस उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख इस नाते से दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं श्री किशन सिंगल जी को कि वो अपना उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री किशन जी सिंगल। गोविंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी जो श्रेष्ठ महानुभाव हैं, जस्टिस कुरियन है, सूरी साहब हैं, जी हैं और हमारे जॉनसन बोलिश हैं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। और मेरे पूर्व जो 4 वक्ताओं ने जो बातचीत रखी है वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ ने बहुत पॉजिटिव भी रखी है, कुछ ने बहुत थोड़ा सा नेगेटिव भी रखी है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं कोई ना न्यायविद हूँ ना मैं एडवोकेट हूँ, मैं एक सामान्य जनता का व्यक्ति हूँ जो आप लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, बात करता हूँ, जजेस से मिलता हूँ, वहाँ जो सीखता हूँ उसी का कुछ इन्फ्लुएंस आपके सामने रखूंगा। हो सकता है विषय से थोड़ा बदलना पड़े, हो सकता है थोड़ा 2-3 मिनट ज़्यादा हो जाए, इसलिए मेरा निवेदन है कि जरा बजर भी अगर ना बजे तो अच्छा है। मैं न्याय चौपाल के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती। तो न्याय चौपाल जो गोविंद जी के नेतृत्व में चल रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं कि न्याय त्वरित गति से हो और न्याय त्वरित गति के साथ साथ सस्ता हो और सुलभ हो। तो इस प्रकार का जो प्रयास पिछले कुछ समय में हुआ है वो साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, अभी सूरी साहब ने कहा कि देश में 3.5 करोड़ केस हैं। मैं कुछ देर पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, देश में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है। उसमें जो 2016-17 के आंकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में लगभग 48 लाख केस पेंडिंग हैं और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में लगभग 2.5 करोड़ यानी 2.4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। और इसके अनुपात में हम जज देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं और अभी सूरी साहब ने बताया हाई कोर्ट में 750 के करीब जज हैं और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में एक लगभग 21,000 जज हैं, यानी पूरे देश में एक 21,000-22,000 जजेज हैं। अब एक ये डाटा है, इसका हम विचार कर सकते हैं कि न्याय कैसे त्वरित गति से मिल सकता है, क्योंकि हम जब नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं तो फिर न्याय प्रक्रिया में समय लगेगा। एक बात और मैं अपनी बात करने से पहले कह देता हूं कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है, लीव असाइड मैनी लैकुनास, लीव असाइड मैनी प्रॉब्लम्स, लीव असाइड मैनी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस, दुनिया के अनेक देशों में इसकी प्रशंसा होती है, दुनिया के अनेक देशों में इसको सराहा जाता है और दुनिया के अनेक देशों में ही नहीं, भारत में भी इसकी अच्छी प्रशंसा होती है। और आज भी लोग कह देते हैं जब कोई झगड़ा होता है, आई विल सी इन द कोर्ट, जब ऐसी बात कहते हैं तो कोर्ट के प्रति जो विश्वास पैदा होता है, ये विश्वास आज भी सामान्य जनता में है और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए इस डाटा को एनालिसिस करने की आवश्यकता है। इस समय हमारे देश में 1400 जेलें हैं, 1400 जेलें में अभी 4.33 लाख कैदी हैं। आप कल्पना करके देखो, इसमें 31.3% जो हैं ऐसे हैं जिनको सजा हो चुकी है, लेकिन 67.7 ऐसे हैं अंडर ट्रायल हैं। और मजेदार बात क्या है, इसमें बहुत सी माताएं हैं और माताओं के साथ 1942 बच्चे साथ में रह रहे हैं। अब जो बच्चे माताओं के साथ जेल में रह रहे हैं उनका भविष्य कैसा होगा, ये हम सबको सोचने का विषय है। हमारे महापुरुषों ने भी कहा और हमारे जो न्याय के जानकार उन्होंने भी कहा कि न्याय के बारे में 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात है सदैव सही होना चाहिए, और सही होना चाहिए तो समय लगेगा। दूसरा, समय पर होना चाहिए,
और तीसरा न्याय का कार्यान्वयन, जो क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, बिना देरी के होना चाहिए। अब ये तीनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब ये जो प्रतिशत है, कितने प्रतिशत ये बातें होती हैं, तीनों बातें, इस प्रतिशत को बढ़ाए जाने का प्रयत्न हमें करना पड़ेगा। कैसे हो सकता है? ये जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जो लिटिगेंट रिलेटेड सारे के सारे विषय हैं, और विषय के साथ साथ जो एंटिटी हैं, जैसे मान लो मैं 6 एंटिटी को मानता हूँ, जजेज हैं, लायर्स हैं, और वादी और प्रतिवादी है, पुलिस या स्टेट है, विटनेसेस हैं। इस प्रकार के 6 एंटिटी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इन 6 का रोल है कि ये प्रतिशत हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी की कमी दिखाई देती है। हम विचार कर सकते हैं कि समस्या क्या है, और विचार करने के बाद कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है, और इनको टैकल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि टैकल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के नाते मैं एक कुछ अपनी बात स्पष्ट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कुछ बातें कही है, उनका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था, उन्होंने 25 वर्ष वकालत किया। उन्होंने कहा, आई हैव लॉस्ट फेथ इन ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम, दैट इज कोर्ट्स, जजेस, लायर्स एंड लिटिगेशन एटसेट्रा, बट नेवर लॉस्ट फेथ इन लॉ, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। मेरा लॉ में जो है, मेरा कानून के प्रति जो है सद्भावना है, और मेरा विश्वास ये बना होना चाहिए। और उन्होंने कहा था, हिज ओपिनियन वाज, इंडियन जुडिशियल सिस्टम रिवार्डेड द वेल्दी एंड कंपाउंडेड द मिजरीज ऑफ पुअर पीपल। अब ये बहुत महत्व का विषय है, आज भी दिखाई देता है कुछ मात्रा में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी मात्रा में पहले दिखाई देता था, जितनी मात्रा में दिखाई नहीं देता, शायद उनका ये वाक्य जो है आज़ादी से पहले का है। और उन्होंने एक वकीलों को कहा था, वकीलों के बारे में तो उन्होंने बहुत कठोर शब्द प्रयोग किए थे। उन्होंने अभी एक हमारे साथी ने भी कहा कि वकील क्या चार्ज करते हैं, व्हाट ए लायर चार्जेस टू क्लाइंट रिमेन्स अनरेगुलेटेड। उसके बाद दूसरा वाक्य बोला, द ड्यूटी ऑफ लायर इज ऑलवेज टू प्लेस बिफोर द जजेस एंड टू हेल्प देम टू अराइव एट द ट्रूथ, नेवर टू प्रूव द गिल्टी इज इनोसेंट। ये जो बात महात्मा गांधी जी ने कही, ये बहुत बड़ी बात कही है। और उन्होंने साथ में कहा था कि वकीलों को जो अपना पेटिशन है, बहुत सरल शब्दों में और ये लिखा होना चाहिए। अभी इसी तरह की बात जो है कुछ मिलती हुई, अभी हमारे जो आज के वर्तमान के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने संविधान के अनुकूल एक बात कही, क्योंकि संविधान में हम पहला वाक्य बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? यानी इतना महत्वपूर्ण विषय है, वी द पीपल ऑफ इंडिया जब कहते हैं हम, यानी हम हैं अपने बारे में निर्णय करने वाले, हम हैं अपने बारे में डिसाइड करने वाले, हम हैं अपने बारे में न्याय करने वाले। लेकिन हम कौन है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न जो उलझ के रह गया। तो हमारे जो न्यायाधीश ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का हृदय व्यक्ति है, और व्यक्ति के अधिकार आधारभूत हैं। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जहां हमारे अधिकार आधार, उसके साथ हमारी ड्यूटी, उसको हमने आज भी दुनिया में 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो, तो जब ड्यूटी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से दोनों का मिलन होगा। जहां मैं राइट की बात करता हूँ, वहाँ ड्यूटी भी है, और ड्यूटी भी वेल डिफाइंड होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। जैसे मान लो संविधान के प्रति कितने लोगों की आस्था है, कितने लोगों को मालूम है संविधान क्या है, कितने लोगों को कानून का मालूम है, ये बहुत बड़ी मात्रा में, और इस पे प्रयास करने की आवश्यकता है। तो मैं आपको जैसे कह रहा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहा था। हम सॉवरेन स्टेट की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं, रिपब्लिक स्टेट की बात करते हैं, और किस लिए बात करते हैं? टू सिक्योर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और लिबर्टी, और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सारी बातें हम कहते हैं, लेकिन कितना कर पाते हैं? ये हमें एक विचार करने की आवश्यकता है कि कितना कर पाते हैं। मैं समझता हूँ हम इसको करने में और निश्चित रूप से जिस प्रकार की और सफलता हमारे को मिलनी चाहिए, वो सफलता हमारे को नहीं मिली। उसका कारण ये है कि हमने जो जुडिशियल सिस्टम हमारे देश में है, वो ब्रिटिशर से ऑप्ट किया है। वास्तव में जो बड़े बड़े न्यायाधीश यहाँ और बड़े बड़े विद्वान जो बैठे हैं,
इन्होंने अध्ययन भी किया होगा, अध्ययन करना चाहिए कि 16वीं शताब्दी में यानी 17वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स की क्या स्थिति थी। उन्होंने 100-200 वर्ष में कैसे अपने को विकसित किया और विकसित करने के बाद हमारे देश में किस प्रकार से अपने देश को विकसित करके किस प्रकार से हमारे यहाँ न्याय सिस्टम को और जुडिशियल सिस्टम को उन्होंने लागू किया। तो इसका एक विचार करेंगे तो हमारे को ध्यान में आ जाता है कि जो सिस्टम हमने अडोप्ट किया, क्योंकि हमारे उस समय के जो नेता थे, नेतृत्व था, उनको लगता था कि this is the best system we should adopt. This is one of the best system we should adopt. They have never thought of हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या सिस्टम है, इतिहास के बारे में कभी उन्होंने देखा नहीं था। हम तो राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य में क्या व्यवस्था थी। आज भी महात्मा गांधी ने भी कहा है कि राम राज्य यानी श्रेष्ठ राज्य है। हमारे संविधान में भी भगवान राम की बात किया है। हम तो बात करते थे न राज्य न राजासीर न दंडो न च दंडिका, यानी स्वमेव प्रजा सर्वा रक्षत है, यानी ये हम बात करते थे। कोई दंड की आवश्यकता नहीं थी, ना राज्य की आवश्यकता थी, यह आदर्श थी। क्योंकि व्यक्ति क्या होता था, व्यक्ति हम कहते हैं वयम अमृतस्य पुत्रा। जब ये भाव आता है तो ये भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहेगा तो फिर न्याय प्रक्रिया बहुत आसानी से उसका पालन किया जा सकता है। इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में पूरा न्याय प्रक्रिया के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन है, लेकिन इस देश के कर्णधारों ने हमारे इस इतिहास को, हमारे इस ग्रंथों को, हमारी न्याय प्रक्रिया को कभी पढ़ा नहीं, कभी सोचा नहीं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने क्या कहा, महात्मा विदुर ने क्या किया, और महात्मा विदुर को भी छोड़ दीजिए, आचार्य चाणक्य को भी छोड़ दीजिए, इतिहास को भी छोड़ दीजिए। अगर हम छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान को देखें, अष्टप्रधान में सबसे पहला क्या था, सबसे पहला न्याय प्रक्रिया क्या है, न्याय प्रणाली क्या होना चाहिए, न्यायाधीश के क्या काम है, उसके संबंध किस किस से होना चाहिए, किस किस से मिलना चाहिए, कैसे कैसे उसका रोल है, कैसे कैसे पक्षपाती होना चाहिए, सारे उसके एक विवरण विस्तार से दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो व्यवस्था है, एक पूर्ण व्यवस्था हमारे देश में हमने लागू नहीं की। हमने आदियोगरी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने हमारे को दिया था लिगेसी के रूप में, उसको हमने लागू किया। उसके कारण आज हमारे देश में जो लिटिगेंट रिलेटेड समस्या है, जो एडवोकेट रिलेटेड समस्या है, जो जुडिशियरी रिलेटेड समस्या है, वो सारी की सारी समस्याएं वैसे ही दिखाई देती हैं, क्योंकि सिस्टम एज इट इज हमने अपना लिया। तो मेरे इसमें कुछ सुझाव हैं, एक निवेदन है कुल मिला के। एक तो मैंने कहा कि हमारे जो सिस्टम है, इस सिस्टम में भारतीय और समाज इन दोनों का विचार करके अपने सिस्टम को हम कैसे और संशोधित कर सकते हैं। अभी शर्मा जी ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट को, हमारे लोगों को फुर्सत ही नहीं है ऐसा विचार करने के लिए। मैं समझता हूँ, लेकिन न्याय चौपाल जैसे संगठन है, अधिवक्ता परिषद जैसे संगठन है, और अनेक प्रकार के इस प्रकार के और न्याय के बारे में विचार करने के ऐसे साधन हैं, वहाँ इनका विचार हो सकता है। विचार होकर निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छी बातें अपने को ध्यान में आएंगी। और इतने ज्यादा केस क्यों हैं देश में, पेंडेंसी क्यों है? स्वाभाविक है कि जजेस कम हैं और केस ज्यादा आते हैं। अब केस ज्यादा क्यों आते हैं? अभी मैं एक जज से बात कर रहा था, जज साहब से, मैंने कहा आपके न्यायालय में बताइए कितने % केस कैसे कैसे हैं। उन्होंने कहा 20% केस मैट्रिमोनियल के हैं। अब मैट्रिमोनियल के केस क्यों देश में होते हैं? क्या पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है? क्या हम यूरोप हैं क्या? इसलिए उसमें जो कठिनाई है, हमारे परिवार में जो संस्कार का अभाव है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली, उसमें जो अभाव है, जो संस्कार देना चाहिए, हमारे समाज में सामान्य जो सोसाइटी एक दूसरे को सिखाती है, उसका अभाव दिखाई देता है। पिता पुत्र का नाता क्या है, माता पुत्र पुत्री का नाता क्या है, पति पत्नी का नाता क्या है, ये सारे जो विषय ध्यान में आएंगे तो परिवार का प्रबोधन होगा, शिक्षा में सुधार होगा। तो इससे हमारी निश्चित रूप से और जो न्याय व्यवस्था है उसमें सुधार होगा। अभी सूर्य साहब ने पंच परमेश्वर की बात की। महात्मा मदन मोहन मालवीय ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था हमारे न्याय के बारे में भी, ग्रामीण व्यवस्था के बारे में। ग्रामे गाँव में सभा कार्य, यानी ग्राम में जो सभा कार्य होता था, गांव के सारे जो समस्याएं थी उस सभा कार्य में समाप्त हो जाती थी। ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सुबह, मल्लशाला पाठशाला प्रतिपर्थ महोत्सव, यानी संस्कार भी होता था और वहाँ पंच परमेश्वर बांधकर। और इस प्रकार की जो न्याय प्रक्रिया थी वो बहुत ही सरल था और बिना किसी खर्चे का और बहुत त्वरित था। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर था। और आज जो पंचायत प्रणाली हमारे यहाँ है, मैं समझता हूँ उसको न्याय प्रक्रिया में ढालने के लिए एक एम्पावरमेंट करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से
हमारी जो वकीलों की शिक्षा पद्धति है, वकीलों को जो शिक्षा दी जाती है, आज वास्तव में डेट है ये कि दुकानें खुली हुई हैं, आप कॉलेज में जाइए ना जाइए, आपको वहाँ परीक्षा दे दीजिए, परीक्षा भी कोई और दे देगा, आपको डिग्री मिल जाएगी। और वही फिर व्यक्ति जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा तो किस प्रकार का वो न्याय करेगा, और वही फिर जुडिशरी में भी आ जाएगा। तो हम कल्पना कर सकते हैं, इसका एक विचार करना चाहिए। दूसरा, न्याय की कोई समय सीमा नहीं है। समय सीमा का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से केस टू केस, पहली 2-3 हियरिंग सुनने के बाद ही जज साहब ये तय कर सकते हैं इसमें कितना केस लगेगा, और अपने ऊपर, वकील के ऊपर और लिटिगेंट्स के ऊपर, उनके ऊपर निश्चित रूप से और ये बाइंडिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा लीगल एड सिस्टम है। हम कहते तो हैं हर एक को न्याय दिलाना सरकार का काम है। एक लीगल एड सिस्टम है। लीगल एड सिस्टम कितना प्रभावी है हम सब जानते हैं। उसको प्रभावी करने की आवश्यकता है, उसको और भाई भतीजावाद से थोड़ा सा दूर करने की आवश्यकता है। ऐसे ही जो मैंने शुरू में कहा, न्यायालय में जजों की जो संख्या है वो 21,000 है। मेरे हिसाब से जिस प्रकार 130 करोड़ आबादी है, उसको अगर विचार किया जाए तो कम से कम 1,30,000 जजेस की आवश्यकता है। अगर 1,30,000 जजेस होते हैं तो निश्चित रूप से हम दुनिया के अनेक देशों के मापदंड के करीब हम हो सकते हैं। और अभी कोरोना के बारे में जो अनुभव आए हैं वो निश्चित रूप से मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, मेरा ऐसा निवेदन है, ये जो अनुभव आए हैं इसको कोरोना काल के बाद भी अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करके इंटरनेट को होना चाहिए, या हमारा वॉइस टॉक ओवर है, वायर चैटिंग है, या हमारा जूम है, या गूगल मीट है, यानी इस प्रकार के भारतीय सिस्टम विकसित करके और मैं समझता हूँ इसको मजबूत कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरे को निवेदन करना है कि हमारे को जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, भारतवर्ष में क्यों नहीं जुडिशरी के एग्जाम पैरेलल होते हैं? जब आईएएस के हो सकते हैं, पीसीएस के हो सकते हैं, एचसीएस के हो सकते हैं, स्टेट्स में है, लेकिन केंद्रित लेवल पे अगर ये यूपीएससी के एक बहुत बड़े लेवल पे हजारों जज अगर हर साल नियुक्त होंगे तो निश्चित रूप से न्यायालयों के बारे में, न्याय के बारे में, न्यायविदों के बारे में और निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा। मेरा एक न्यायपालिका को भी निवेदन है, हमारे कितने कार्य दिवस हैं इसका एक विचार करिए। एक मिनट के बारे में प्लीज। हमारे जो न्यायालय के कार्य दिवस कितने हैं इनका एक विचार करेंगे तो निश्चित रूप से विचार करने के बाद हमारे ध्यान आएगा कि हमारे कार्य दिवस हम बहुत बढ़ा सकते हैं, कार्य घंटे हम बहुत बढ़ा सकते हैं। मेरा तो बल्कि एक निवेदन है, जैसे क्या हमारे न्यायालय जो हैं अधिक जज मिलने के बाद, अधिक जज नॉमिनेट होने के बाद क्या हम शिफ्टों में काम कर सकते हैं? कम से कम एक 5 साल का टारगेट लगा के हम सारे के सारे जो बैकलॉग है उसको अगर दूर कर पाए तो निश्चित रूप से, और हम आने वाले समय में हम कम से कम जितने केस आते हैं उतने केस निपटाने में सक्षम हो जाएंगे। एक और विचार करना चाहिए, जैसे निर्भया केस हुआ, निर्भया केस में मैं समझता हूँ कोर्ट्स ने जिस प्रकार का साहस दिखाया है, लेकिन कोर्ट ने साहस तो दिखाया है, लेकिन उसके साथ जो उसमें जो पार्टी इन्वॉल्व थी, जो एक्यूज्ड इन्वॉल्व थे, जो दंडित जो हो चुके थे, जो वकील जो है, उनको विचार करना चाहिए हम न्याय प्रक्रिया के जो लूप होल हैं उनको कैसे इन दाव पेचों का दुरुपयोग करके हम कानून को धक्का बताते हैं। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं। अब मैं देखता हूँ बहुत से एडवोकेट है, नाम नहीं लेना चाहता, सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस महोदय कहते हैं वाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी डन अगेंस्ट यू, वो ऐसा बोल के चले जाते हैं, ओके यू कैन डू इट, और सीजीआई को कहना पड़ता है यू डोंट डिजर्व टू बीट। मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो पीआईएल है और पीआईएल जिनका पेशा हो गया है, ऐसे लोगों से मैं समझता हूँ न्यायालय को अपने को दूर करना चाहिए, और दूर करेंगे इन सब बातों का अगर सुधार होगा तो हम आज ट्राइबल्स को न्याय नहीं दे पाते। आज हम अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बोला जो दिव्यांग है उनको न्याय नहीं दे पाते, आज हम SC/ST को न्याय नहीं दे पाते, महिलाओं को न्याय नहीं दे पाते, बच्चों को न्याय नहीं दे पाते। मैं समझता हूँ ये अगर सुधार होंगे और इस प्रकार का विचार होके और एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग बनेगा तो उसमें निश्चित रूप से, और फिर हमारी जो न्याय व्यवस्था आज सुदृढ़ है ये और सुदृढ़ होगी और समाज अनुकूल होगी और हमारे देश अनुकूल होगी और विश्व में हमारी पुनः एक अच्छे न्याय सिस्टम के बारे में, न्याय सिस्टम के संबंध में मान्यता होगी। इतना ही मुझे निवेदन करना है। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए एंड यू हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड द वेरियस ड्रॉबैक्स एंड द लूप होल्स इन द एंटायर लीगल सिस्टम सर। थैंक यू सो मच सर। अब मैं निवेदन करूंगी श्री गोविंद गोयल जी से, जो हमारे अगले गेस्ट का
परिचय देकर उनको का स्वागत करें। Thank you, Neha ji. In fact, it is our proud privilege that we are joined by Justice Kurian Joseph. Justice Kurian Joseph needs no introduction. He is a very eminent, he had been eminent lawyer, eminent judge. Justice Kurian Joseph was elevated as judge of the Kerala High Court, and then he was elevated as Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. Justice Kurian Joseph was known for his contribution in making justice accessible to the remotest and the last man in the queue. When he was Chief Justice in the Himachal Pradesh High Court, he made pioneer work in making access to justice available to all. As a Supreme Court judge also, Justice Kurian Joseph had the reputation of being litigant-friendly, consumer-friendly, and poor man-friendly judge. It is a privilege that we have had the company of Justice Kurian Joseph in our earlier e-Baithak also in pertaining to employment-related issues. I welcome Justice Kurian Joseph and request him to please guide us. Justice Kurian Joseph, please. Thank you, and my dear friend Govind Goyal, esteemed Sri Krishna Singhal ji, Sri R.S. Suri, my dear friend and Poor Pradhana for Supreme Court Bar Association, Sri Alok Agarwal, Manoj Sinha, with whom I have worked, and Sri J.B. Sharma ji, the pride of the yesterdays of judiciary, and my dear friends. I'm so sorry I could not fully follow what Sri Krishna Singhal ji talked. The reason is my Hindi is a little poor. But I could follow this and see it touched almost all the aspects of Indian, the problem of Indian judiciary facing today. I'm on a simple, solutions. My solutions are very simple. When I tell you, I congratulate this Nyaya Chopal for having thought of such a meaningful step in this COVID days. What we can do? See, first of all, justice for all and all for justice. This is that motto of National Legal Service Authority. Justice for all and all for justice. Are we all for justice to people? If we are all there for justice to people, who are those people? The poor, the marginalized, the oppressed, the suppressed, the people who do not have a physical or other access to the justice delivery system. You know, the old saying is butcher, baker, candlestick maker. Those parties are gone now. Butcher, baker, candlestick maker are gone now. They have become rich now. In the sense, I'm not saying anything else, but I'm saying now the poor people are people who have lost their job on account of lockdown, who are otherwise in poverty on account of lockdown, who are not getting proper treatment on account of the problems they are facing in the medical field, who are not getting any place to go on account of the lockdown in the courts also. People who are, who are migrant workers, yes, because they have been going from one place to another, So those are the people, probably if this constitution, we the people, says Singhal rightly said, we the people could be interpreted if it is today. In terms of these are the people, we the people for whom justice need to be given. Because they cannot come for seeking justice to any side. So my simple request to the Nyaya Chopal organizers is, let's form a small group of the lawyers, former retired judges, retired police officers, retired civil service people, retired government bureaucrats, etc. In every panchayat, a small cell in every panchayat. If possible, in a cluster of villages. So that people will know that there is a rule of law
And this country, as Singhji rightly said, this country is a country where rule of law is practiced, and everything is, what is rule of law? There is law for everything, and everything is governed in accordance with law. This is rule of law. So it's not the rule of the thumb, it's not the rule of the majority, it's not the rule of the king, it's not the rule of the police person, it's not the rule of a judge. No, everybody is governed by law. Nobody is above law, everybody is governed by law. So this lesson must reach the poor people. So best solution is, to have such units in every remotest corner. So people have an assurance. If I have a problem, if I face a domestic violence, if I face a denial of salary from my chota employer, if I have if I have a real poverty also, yes, it's also a denial of justice. If I don't get the food to eat also. So I have a place to go. There is a place in my panchayat. It's not the Gram Panchayat President Pradhan 99. No, it's actually a unit of well-meaning people who are committed to service, who are willing to serve the people, who are interested in paying back to the society, irrespective of caste, color, creed, religion, language, sex, gender, place of birth, and whatever it is, Irrespective of that, we have people who are able to see man as man, and people who have the inner eyes to see the people who are actually being denied justice. So that is what is called justice at doorsteps. The doorsteps of the courts are shut now, no doubt about it, as all of you said. But justice is not shut. It's only the court that is shut, but not justice. Justice is still available. So justice at the doorstep means, people should have a feeling that there is somebody to take care of us. There's somebody to take, to hear us, somebody to listen to, somebody to solve our problem. I tell always, I was a lawyer in 21 years, don't rush to court for everything and anything. No, court is the last resort. Please keep in mind, court is the last resort, not the first resort. We have a problem. The one reason for pendency is, because people take court as the legally literate people, court take as a first resort. We have so many other governmental, government missionaries available. So many. Look at where Mr. Agarwal is working, Legal Service Authority. We have every nook and corner. So there are several places where we thought. So what we can do in COVID is, to prevent people from going to court as far as possible. How do you prevent it? If you have such a unit of committed people, if you have such a unit of well-meaning people, if you have a unit of informed people, where you will assist a poor person, an illiterate person, a person who has been denied employment, a person who has been denied food, a person who has been subjected to domestic harassment, a person who has been subject to ill treatment, etc. You take up the costs. We take up the costs. If we take up the cost with the employer, with the husband, with the the shop owner, anything, we can do wonders. This I have experienced in Delhi, being part of. I'm part of a couple of 2-3 organizations in Delhi now during COVID. One is the Distress Management Collective India, where we do see the wonders that we are able to do. We can't imagine, and for anything and everything. So distress is a cry for help. Why does a person cry? Because he has been denied justice. So there is somebody who can lend an ear to hear the cry of denial of justice. So there will not be any suicide. There will not be any strike. There will not be any strife. There will not be any problem. So this is my humble question. So that's number one. Number two, since the courts are shut, see, why don't you lawyers, who owe a duty to the client, who duty to the court, duty to the opposite counsel, duty to the society? You have 4 duties, the lawyers. Now, what the lawyers can do is, just take up all your cases in your own office and see how many cases. There may be quite a few cases in your own office which you can talk to the opposite counsel. Where you know what the truth is.
and you know the possibility of a solution. So you can speak to the opposite counsel. See, if both of you will decide, we can talk to our respective clients. Don't worry about the fees. You can fix the fees also and see where there is a solution is possible. That is as far as spending is concerned. Third, my suggestion is, as far as the civil cases pending in courts are concerned, which need only arguments, why don't you prepare your arguments in a video? Suppose the appellant's counsel, because an appeals will only hear the final arguments. There's no question of any trial or evidence, except of course in the rarest of it. But second appeal, what is available? What is left? So you can prepare your arguments in a video of the appellant's counsel, send it to the court, share it with the other side, and the other side also can submit their arguments, share with you and the court, and then you can have a reply, a third video. 3 videos. No, the thing is over now. There is no interruption, no problem. 3 videos, the court can decide the civil appeals pending in every court. As far as particularly where some questions of law. So first try whether you can take out and have a solution. First is, avoid going to court. Second, take out the people from the court for tribal solutions to the opposite counsel. Third, request the court that you will submit your arguments and let the court take a decision. Now the courts can function. A judge is a court 24/7, not only when he sits in court. One is a judge, he's a judge 24/7. So merely because he's not able to sit in court does not mean that he's not a judge. He's a judge. So if you send these 3 video clips, definitely, all these matters where final hearing of appeals or second appeals and civil matters certainly can be resolved according to me. So what we need is a legal help desk. Nyaya Chopal can think of a legal help desk in every nook and corner of the country. This is what is called justice at doorstep. If this is made possible, certainly there will be lot of faith for the people in the what you call justice delivery system. I don't want to prolong because it's already time that your time to tell me is over. I just want to take only 5 minutes, just 3-4 points, and you will be able to work wonders, and you will be able to see a country where the people have faith. And this institution lies in the faith of the people, and people have faith in the rule of law. And the rule of law does not mean that it's only in court. The court is the last resort, where if only you have a complicated question of law, you need to trouble the court. All other questions you should be in a position to get resolved, not as a jury, but I'm saying by helping the people to get them resolved through government machineries available now. Be it Gram Panchayat, be it a revenue divisional court, be it a Tahsildar, be it the collector, it's called divisional courts. So where are these all places where we can certainly try. Thank you very much, and God bless you. Once again I congratulate this great effort taken by Govind Goyal and all his friends from Nyaya Chopal. All the best. Jai Hind. Thank you so much, sir. Grateful for your valuable guidance. आज हमारी इस न्याय चौपाल ई सीरीज की कंक्लूडिंग बैठक है। अब मैं निवेदन करूंगी श्री गोविंद गोयल जी से। सर अपने व्यूज हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद नेहा जी। न्याय चौपाल ई बैठक की ये श्रृंखला आज समाप्त हो रही है। हमने न्याय चौपाल की ई बैठक में इस श्रृंखला में 5 ई बैठक की हैं भिन्न भिन्न विषयों पर। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज, फैमिली सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज, और आज हमने लिटिगेंट रिलेटेड इश्यूज, ये 5 विषयों पर हमने ई बैठकें की हैं। इन ई बैठकों में हमें समय समय पर भिन्न भिन्न महानुभावों का, भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स का सानिध्य और मार्गदर्शन मिला है। मैं उन सबका आभारी हूँ, उन सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सबका नाम लेना उपयुक्त और आवश्यक नहीं है। इन ई बैठकों में हमारे बीच में 50 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स जिनका मार्गदर्शन अपने को मिला वो जुड़े। मैं केवल
बहुत ही ब्रीफली उनको जिन जिन का आवश्यक है उनका मेंशन करना चाहता हूं। अपने इनॉग्रल बैठक में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस आर.सी. लाहौटी, उनका मार्गदर्शन अपने को मिला, और इनॉग्रल बैठक के बाद भी हर ई बैठक के लिए उनका मार्गदर्शन अपने को मिलता रहा। इसके अतिरिक्त फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजिस जस्टिस अनिल दवे अपने को 2 बैठकों में कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज और एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज, इन दोनों बैठकों में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। हालांकि वो अन्य बैठकों में भी जुड़े रहे। जस्टिस कुरियन जोसेफ आज भी अपनी इस बैठक में उन्होंने अपना बहुत ही ब्रीफली सारे विषय को रखा और बहुत अच्छे से उन्होंने सारे न्याय चौपाल की परिकल्पना, न्याय चौपाल की भूमिका के बारे में, लिटिगेंट रिलेटेड इश्यूज से संबंधित विश्लेषण किया है। जस्टिस कुरियन जोसेफ, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज पर भी अपना मार्गदर्शन उन्होंने किया है। जस्टिस जी.एस. सिंघवी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, उन्होंने 2 बार न्याय चौपाल की बैठक में आने के लिए वॉलंटियर किया, लेकिन किसी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण से, कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण से वो इन बैठक में नहीं आ सके। जस्टिस प्रमोद कोहली, फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो भी अपने साथ जुड़े रहे। जस्टिस के कानन भी अपने साथ न्याय चौपाल की बैठक में जुड़े रहे। उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी और बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी अपने साथ न्याय चौपाल की इन ई बैठक सीरीज में जुड़े रहे। मैं उनका सबका आभारी हूँ। जैसे कि अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री अनिरुद्ध देशमुख अपने साथ जुड़े रहे, मैं उनका आभारी हूँ। श्री रामलाल जी अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख भी अपने साथ जुड़े रहे और उन्होंने इनॉग्रल बैठक में अपना मार्गदर्शन किया। श्री आलोक कुमार जी, श्री नंद कुमार जी प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक, वो भी अपने साथ ई बैठक में जुड़े, उन्होंने एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज पर अपना मार्गदर्शन किया। श्री इंद्रेश कुमार जी ने फैमिली रिलेटेड इश्यूज पर अपने साथ बातचीत की। श्रीमती मेनका गांधी जी, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, वो अपने साथ जुड़े रहीं। और पर्यावरण विभाग के प्रमुख श्री गोपाल आर्य जी, उन्होंने भी समय निकालकर अपनी ई बैठक में हम लोगों के साथ बातचीत की और हमारा मार्गदर्शन किया। डॉक्टर B.N. गंगाधर निमहंस के डायरेक्टर हैं और उन्होंने भी फैमिली रिलेटेड इश्यूज पर, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर हमसे बातचीत की, हमारा मार्गदर्शन किया, उनका भी आभार है। और कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन अपने साथ, उनका भी सहयोग अपने को इन ई बैठक में मिला, जिनके अभाव में ऐसी ही बैठक करना संभव नहीं था। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो अपने साथ जुड़े रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री अपने साथ जुड़ी, उनके राष्ट्रीय मंत्री भी और कार्यकारिणी सदस्य भी अपने साथ इस बैठक में, विद्यार्थियों से संबंधित बैठक में जुड़े। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री, इन्होंने कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज पर अपने बातचीत रखी। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज पर हमसे बातचीत की। इसके अतिरिक्त न्याय चौपाल के कुछ कार्यकर्ता, जिन्होंने इस न्याय चौपाल की ई बैठकों का संचालन किया, इनका ऑर्गेनाइज करने में सहायता दी, और जैसे कि अपने बीच में नेहा बन जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छे से न्याय चौपाल की बैठक को संचालन किया है। दीपक मल्होत्रा जी, जो कि शुरू की इनॉग्रल बैठक में और पहली बैठक में उन्होंने न्याय चौपाल की बैठक का संचालन किया। सिमसी मल्होत्रा जी
ने भी बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई। सत्यवीर जी, सत्येंद्र जी, ये न्याय चौपाल की चंडीगढ़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बहुत ही प्रमुख भूमिका, बहुत रचनात्मक भूमिका निभाकर न्याय चौपाल की बैठक को संभव किया है। NC वधवा जी फरीदाबाद से, निशिकांत चौधरी जी जबलपुर से, अजय गुप्ता जी, दर्शना गुप्ता जी फरीदाबाद से, उन्होंने न्याय चौपाल की बैठक के आयोजन में और इसको सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। मैं इन सब का आभारी हूँ। और इसके अतिरिक्त बहुत से कार्यकर्ता जो कि न्याय चौपाल की बैठक को करने के लिए, इसका आयोजन करने के लिए बैकग्राउंड से सहयोग करते रहे, उनका सबका नाम लेना अनिवार्य नहीं, लेकिन उन सबके सहयोग के बिना ये बैठक करना संभव नहीं था। मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ। और ये न्याय चौपाल की बैठक की श्रृंखला आज जो कि कंक्लूड हो रही है, मुझे लगता है कि जो भी इसकी कंट्रीब्यूशन अपेक्षित थी न्याय चौपाल बैठक के माध्यम से, इसका उद्देश्य संपूर्ण हुआ है। और इस बैठक के माध्यम से विवाद नहीं संवाद, इस भावना को आगे बढ़ाते हुए हमने भिन्न भिन्न विषयों को फ्लैग करके उनका समाधान करने का रास्ता खोजने का प्रयास किया है। मैं न्याय चौपाल की सारी सब टीम की तरफ से आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आभारी हूं कि आपने इस न्याय चौपाल की आज इस श्रृंखला को संपन्न करने में प्रमुख सहयोग किया है। मैं आप सबका आभारी हूं। अब मैं नेहा बहन जी को निवेदन करता हूं कि आगे का धन्यवाद, आज की बैठक के धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्री गंगा शंकर जी को निवेदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन सर। आपके प्रयासों द्वारा ही ये बैठक हम लोगों की सफल हो पाई है सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री गंगा शंकर जी को फॉर वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद। आदरणीय जस्टिस कुरियन जोसेफ जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। जैसा उन्होंने बताया, यही हम लोगों ने यही परंपरा प्रारंभ की। जब से न्याय चौपाल चला, हमें न्याय नहीं पता, हमें कोर्ट नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि न्याय चौपाल गांव के देहात से प्रारंभ होकर के आपसी संवाद के द्वारा हम किस तरीके से समाधान की तरफ जा सकते हैं। और मैं आपको बताते हुए मेरे को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली में लगभग 25 ऐसे छोटे छोटे केस जो केवल संवाद के द्वारा समाधान की तरफ लेकर के हम गए। और आपकी बातों से निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी, तो मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय श्री कृष्ण सिंगल जी ब्रॉड स्कोप में उन्होंने बताया कि क्या क्या हमें करने की आवश्यकता है अगर हमें सही न्याय की तरफ जाना है, तो मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय RS सूरी जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, हृदय से आभार। इसके अतिरिक्त श्रीमान मनोज सिन्हा जी, श्रीमान आलोक अग्रवाल जी, श्रीमान JV शर्मा जी का मैं हृदय से आभार। और विशेष करके जो हमारी न्याय चौपाल की लगभग 3 साल पहले जो स्थापना हुई थी और स्थापना के समय से जो सदस्य निरंतर इसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, हृदय से मैं उनका अवश्य आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं के पर्दे के पीछे जमीन पर रह करके जो उन्होंने काम किया, आज जो आपको संरचना दिख रही है न्याय चौपाल की, वो उन्हीं के लिए, उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल है। मैं हृदय से उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से कहा, विवाद नहीं संवाद, और संवाद से समाधान की तरफ चलने का जो न्याय चौपाल का प्रयास है, निश्चित ही जितने दर्शक ये 5 श्रृंखलाओं में जुड़े हैं, मैं हृदय से उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, अपने सुझाव दिए, जिससे कि न्याय चौपाल के ये जो अपना कार्यक्रम 5 श्रृंखलाओं में चला, ये संपन्न हो पाया। और ये अंत नहीं, शुरुआत है। निश्चित ही इसी तरीके से हम आगे भी भिन्न भिन्न विषय लेकर के समाज के, देश के श्रेष्ठ लोगों का हम विचार सुनकर के समाधान की तरफ जाएंगे। एक बार फिर से हृदय से आभार। परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से इन सारे 5 कार्यक्रमों को संचालन करने के लिए पीछे, पर्दे के पीछे जितने भी लोग रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उनका भी हृदय से आभार। श्रीमान
गोविंद गोयल जी का विशेष आभार कि उन्होंने देश के कोने कोने से प्रबुद्ध लोगों को जोड़ करके समाज के सामने संरचना रखी। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को सुनने को मिली कि हर एक के मन में ये ललक है कि हम उचित न्याय सब तक कैसे पहुंचाएं। इसके लिए एक बार फिर से सभी दर्शकों का, सभी लोगों का हृदय से आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगी प्रोफेसर संजय शर्मा जी से कि वे कल्याण मंत्र द्वारा आज की बैठक का समापन करें इस सीरीज का हमारी। धन्यवाद विनोद जी, फिर से नहीं दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। ओम। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सूरी साहब।